जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में ई व्हीकल पॉलिसी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बाइक और कार खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। ई व्हीकल पॉलिसी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेश के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बैटरी चलित वाहनों के लिए पॉलिसी लगभग बनाकर तैयार कर ली है और इस पॉलिसी में प्रदेश के 2 पहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी देने का उल्लेख है। यही तय होना है कि सब्सिडी खरीदने वालों को सीधे छूट के तौर पर मिलेगी या फिर स्रोत पर सब्सिडी कटौती कर ली जाएगी। दिल्ली के बाद गुरुवार को चंडीगढ़ में घोषित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई बाइक पर 30,000 रुपए और कार पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। और इस नीति की एक खास बात यह भी है कि जिन इलाकों में हैवी ट्रैफिक है वहां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनुमति देकर इन्हें ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में सब्सिडी के साथ साथ संबंधित उद्योग लगाने वालों को भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सरकार पहले से ही संकेत दे चुकी है कि प्रदेश में मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले उद्योगों को विशेष तौर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी तरह 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों की खरीदी पर ग्राहकों को सब्सिडी देने की तैयारी भी की जा रही है। देश के 4-5 और राज्य सब्सिडी देने का प्रावधान कर रहे हैं। सभी के अध्ययन के बाद प्रदेश में सब्सिडी की राशि और सब्सिडी पॉइंट का फैसला किया जाना है। छत्तीसगढ़ की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा को लेकर की खबर है। बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से आयोजित होगी और छात्र अपने स्कूल में अपना पेपर दे सकते हैं। दरअसल 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से आयोजित होनी प्रस्तावित है, जो कि ऑफलाइन होगी, जैसा कि मैंने कंफर्म आपको बता दिया है। इसके पहले आपको यह भी बता दें कि छात्रों को केंद्र में पेपर जाकर देना होगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार 6,787 स्कूलों को सेंटर नियुक्त किया है, जबकि हर साल औसतन 2,500 सेंटर में परीक्षाएं आयोजित होती थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सेंटरों की संख्या में 5,000 से भी ज्यादा वृद्धि की गई है। संख्या बढ़ाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो मैक्सिमम है, इस बार सभी स्कूलों को सेंटर बना दिया गया है। इसके अलावा साथ ही ये सुविधा भी दी जा रही है कि छात्र जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वही अपना पेपर दे सकते हैं। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल से इस बारे में निर्देश बाकायदा जारी किया गया है। केंद्र की घोषणा होने के साथ ही इस बात पर भी अब मुहर लग गई है कि बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होंगे। इसके अलावा परीक्षा की तैयारियों के बीच जनवरी के शुरुआती हफ्ते से कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि स्कूलों को बंद करना पड़ा और इस वजह से पिछले 2 सत्र की तरह इस सत्र भी बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने को लेकर संशय की स्थिति बन रही थी और बोर्ड परीक्षा पूर्व निर्धारित तारीख के अनुसार 2 मार्च से शुरू होती। इससे पहले इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शीतलहर की स्थिति निर्मित हो गई है। सरगुजा बिलासपुर संभाग के अधिकांश जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम बताया जा रहा है, जबकि बलरामपुर की रात सबसे ठंडी हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कंपकपाने वाली शीतलहर एक बार वापस से लौट आई है। बरसात के बाद उत्तर से आ रही सूखी और बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एक ही दिन में बस्तर संभाग के तापमान की बात करें तो यहाँ पर 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। सरगुजा बिलासपुर संभाग के अधिकतर जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन करीब मापा गया है, जो कि प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। इसके अलावा यहाँ का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस बीते दिन मापा गया था। 2 दिन पहले 13.9 डिग्री सेल्सियस यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन करीब इसको मापा गया था। इसके अलावा 2 दिनों में रायपुर में जो गलन है वो यहाँ पर बढ़ गई है। 14 फरवरी के बाद यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है, जिसकी वजह से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकेगी।
नायब तहसीलदार से मारपीट पर भड़के अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के वकीलों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके अलावा रायगढ़ में जुट रहे हैं प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार। दरअसल बात करें रायगढ़ में नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस घटना पर भड़के हुए हैं। इसके अलावा एक आपातकालीन बैठक के बाद जो है संघ के अधिकारियों ने मारपीट में शामिल वकीलों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अधिकारियों ने प्रदेश सरकार से जो है प्रदेश के सभी राजस्व कार्यालयों के अधिकारियों और साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है। उधर रायगढ़ के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की अगुवाई में एक आपातकालीन बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। आशुतोष पांडे ने कहा कि मारपीट का वीडियो देखने से स्पष्ट है कि यह घटना सामान्य एवं अचानक होने वाली घटना नहीं थी। इससे पहले से ही प्लान किया गया था और वीडियो में दिख रहे अधिवक्ताओं ने कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की। संघ ने नायब तहसीलदार, रीडर और भृत्य के साथ भी हुई घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से वकीलों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। शिकायतों की ऑनलाइन निगरानी जो है अब अधिकारी करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली और नगरीय निकाय से जुड़ी शिकायतों के लिए अफसरों की टीम नियुक्त की है। दरअसल राज्य सरकार ने 5 विभागों में जन शिकायतों के लिए ऑनलाइन निपटारे और निगरानी के लिए अफसरों की एक अलग टीम गठित की हुई है। इन 5 विभागों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग का नाम भी शामिल है। 1 मार्च से यह मॉनिटरिंग सेल काम करने लगेगा। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद इस टीम के समन्वयक होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, गृह विभाग की विशेष सचिव नेहा चंपावत, राजस्व विभाग की संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, इसके अलावा सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष टिकरिहा इस टीम के सदस्य होंगे। यह जो टीम है ऑनलाइन जन शिकायतों के प्रकरण के निराकरण की स्थिति की निगरानी करेगी और कार्यवाही आदि की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव को देने वाली है। सेमेस्टर परीक्षा की कापियां यूनिवर्सिटी में ही जंचवाने का फैसला किया गया है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर की कापियां जांचने से कॉलेजों को रोक दिया है और इससे जो है नतीजे लेट हो सकते हैं। सेमेस्टर की परीक्षा की कापियां भले ही छात्र संबंधित कॉलेजों में जो है जमा कर रहे हैं, लेकिन जो मूल्यांकन है यानी कि जो कापियां जांचने के काम है वो यहाँ पर कॉलेजों में नहीं होगा। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने इस बार सेमेस्टर की कापियां अपनी देखरेख में यूनिवर्सिटी में ही जंचवाने का फैसला लिया है। इसके कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं कि क्योंकि माना जा रहा है कि पिछले सेमेस्टर में तकरीबन हर छात्र को भरपूर नंबर मिले थे। इसीलिए रविशंकर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या छात्र घर में आंसर शीट लिखते समय अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं। वजह यह भी है कि रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा इस बार भी ऑनलाइन मोड पर ही आयोजित हो रही है तथा छात्र घर से ही पेपर लिख करके कॉलेजों में जमा कर रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि आंसर शीट के मामले में तुलना ज़्यादा आसानी से की जाएगी। अब बात करते हैं सड़कों पर ई रिक्शे को मिलाकर के 4000 वाहन, 8 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुके हैं, 20 और बनाए जाएंगे। दरअसल बात करें राजधानी रायपुर ई व्हीकल के मामले में न सिर्फ सबसे आगे है बल्कि यह एक अकेला शहर है जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन की संख्या इसी महीने 10 के पार हो जाएगा। नवा रायपुर के 2 दफ्तरों में चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गए हैं। शहर के डंगनिया बिजली ऑफिस की बात करें, क्रेडा दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन काम कर रहा है। इसके अलावा 3 पेट्रोल पंपों में चार्जिंग स्टेशंस की सुविधा शुरू कर दी गई है। चौथी में इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यही नहीं, स्मार्ट सिटी राजधानी के सार्वजनिक स्थानों में 20 चार्जिंग स्टेशन शुरू करने जा रही है। ये दोनों मल्टीलेवल पार्किंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ ऑटो स्टैंड और 3-4 बड़े बाजारों के आसपास लगेंगे। वजह यह है कि केवल राजधानी में आज की तारीख में 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं और इनमें से ई रिक्शे की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बाइक और कारों का नंबर है। कुछ बड़ी बाइक कंपनियां यहां जल्द ही ई बाइक लॉन्च करने जा रही है, जिससे शहर में इसकी बिक्री बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। और इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों ने भी अपनी अलग से खेप ई वाहन खरीदने की तैयारी कर ली है। इसीलिए चार्जिंग स्टेशन पर भी काम तेजी से किया जा रहा है।
एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है। कौशिक ने चेताया, मोहन मरकाम जनता से माफी मांग ले वरना 2023 में लोग सबक सिखा देंगे। शराबबंदी पर दिए बयान की वजह से अब मोहन मरकाम को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे लेकर के कहा है कि अब मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कौशिक ने यह भी कहा है कि हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। शराबबंदी का वादा था मगर अब वादा खिलाफी की जा रही है। कौशिक ने बताया कि प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही है। बेटे मां को मार रहे हैं, मां अपने बच्चे को मार रही है, पिता अपने बच्चे को मार रहा है, जो कि शराब की वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ी है। कौशिक ने आके ये भी कहा कि अब तक शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। अब बयान के बाद मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगते हुए यह बात कहनी चाहिए कि वह शराबबंदी नहीं करने वाले हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उन्हें साल 2023 में सबक सिखाएगी। फिलहाल ये सभी बातें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही है। और अब बात आईपीएल के ऑक्शन को लेकर के, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है। 2017 के बाद प्रदेश का कोई भी प्लेयर जो है यहाँ पर नहीं खरीदा गया है। पहले से भी एक ही व्यक्ति जो है खेला है। दरअसल आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन जो है शनिवार को शुरू होने जा रहा है। ये प्रक्रिया 13 फरवरी तक जो है चल रही है। इसके अलावा बात करें, ऑक्शन बेंगलुरु में होगा और इस बार नीलामी में कुल मिलाकर 590 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी, जिसमें 355 अनकैप्ड प्लेयर होंगे। इसके अलावा 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह, अजय मंडल और शुभंग सिंह का नाम भी शामिल है। दरअसल खास बात यहाँ पर ये रही है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 20 खिलाड़ियों ने नीलामी में शामिल होने के लिए फॉर्म भरे थे और इनमें से केवल 5 खिलाड़ियों का नाम ही शॉर्टलिस्ट हो पाया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं की भिड़ंत सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानपुर और बुंदेलखंड की सीटों पर कांग्रेस का प्रचार करेंगे, जबकि यहीं पर भाजपा ने भी अपने छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों को भेजा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को उत्तर प्रदेश रवाना हो गए। मुख्यमंत्री रायपुर से सीधे कानपुर पहुंचे और यह दौरा कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र पर केंद्रित होगा। इस क्षेत्र की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है और यह इलाका अभी भी भाजपा और सपा का मजबूत गढ़ बना हुआ है। भाजपा ने भी छत्तीसगढ़ के अपने सांसदों और विधायकों को इसी क्षेत्र में चुनाव अभियान प्रबंधन के लिए भेजा है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री का प्रचार अभियान कानपुर शहर की गोविंद नगर सीट से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं घर घर जाकर डोर टू डोर यहां पर प्रचार किया जाएगा। वहां से किदवई नगर और सिकंदरा में प्रचार, फिर जनसभाओं में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम तक झांसी पहुंचेंगे और रात में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए यहां पर यह जो क्षेत्र है चुनौती का विषय बनने जा रहा है और इसी क्षेत्र में भाजपा ने भी अपने सांसदों और विधायकों को लगाया हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। दरअसल हम आप बात करें तो छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों और विधायकों को भी चुनाव प्रचार में लगाया गया है। सांसद रामविचार नेताम, सुनील सोनी, विधायक शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मूरत को कानपुर, बांदा और फतेहपुर जिलों में भेजा गया है। चलिए आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर हिजाब विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। कहा, कट्टरता से देश को बड़ा नुकसान। सिंधिया के प्रवास पर बोले, यह देखने आए थे कि क्या बेचा जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिजाब विवाद पर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि विवाद की शुरुआत करने वालों को पता नहीं है कि इसका हश्र क्या होगा। यह बातें दोनों समुदाय के बीच बैठकर हल कर लेनी चाहिए थी। विवाद से यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है। उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के शराबबंदी नहीं करने के बयान का समर्थन किया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को रेकी करने का प्रयास कहा। बोले कि वो यहां बेचने लायक चीज देखने आए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, ये जो है एयरपोर्ट पर जो है निकलने के लिए बैठे हुए थे। माफ कीजिएगा, पत्रकारों से इन्होंने यहां पर चर्चा की है। और इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पर निकलने से पहले रायपुर में इन्होंने पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
पटेल ने यही बातें कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सताए हुए जाति धर्म के लोगों को हिंदुस्तान में ही जगह मिली है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार वीडियो हम आपका रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।